नमस्कार मित्रों। आज हम सुनने वाले हैं मेरी तेरी प्रेम कहानी का भाग 2। अंकिता के कहने पर जब उस कपल ने डिश को चखा तो वह डिश के टेस्ट में खो सी गए। विनीत ने अपनी आंखें खोलकर कहा, यही तो वो स्वाद है जिसे मैंने अपने कॉलेज टाइम में फील किया था। सच में मैम, आपके हाथों में एक अलग ही जादू है। जो लोग कहते हैं कि आप जैसा टेस्ट किसी और शेफ में नहीं है, वो सच ही कहते हैं। सच में आपके हाथों जैसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिलता। विनीत की गर्लफ्रेंड ने भी डिश को टेस्ट करने के बाद कहा, हाँ मैम, विनीत सही कह रहा है, आपके हाथों में तो जादू है। ये सुनकर अंकिता कहती है, प्लीज़ एंजॉय दिस डिनर। ये बोलकर वो जाने लगी। तभी विनीत ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप हमारे साथ एक सेल्फी पिक करवा सकती हैं? इस पर अंकिता ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और दोनों अंकिता के पास आकर सेल्फी लेने लगे। उसके बाद अंकिता अपने कैबिन की तरफ चली जाती है जो 4th फ्लोर पर था। इस रेस्टोरेंट में क्लब और बाकी सारी चीज़ें भी मौजूद थीं जो अलग अलग फ्लोर पर थीं। अंकिता के चेहरे के भाव हमेशा ही बैलेंस रहते थे। वो ना ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर खुश होती थी और ना ही ज़्यादा दुखी। वैसे तो स्वर्गम की कई ब्रांचेस थीं, पर स्वर्गम सबसे पहले यहीं ओपन किया गया था, इसलिए अंकिता ज़्यादातर इस ब्रांच को खुद ही देखती थी। अंकिता अपने कैबिन में आकर कैबिन में लगे मंदिर के पास आकर अपने सैंडल साइड में निकाल देती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। प्रार्थना करने के बाद वो अपनी सैंडल फिर पहनती है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैनेजर अमित कैबिन में नॉक करता है। अंकिता कोई फाइल देख रही थी। उसने उसी तरह अपनी नज़र फाइल में गड़ाए हुए कहा, अमित अंदर आ जाओ। अमित अंदर आ जाता है। अंकिता अभी भी अपनी नज़र फाइल में ही गड़ाए हुई थी। उसने फाइल के पन्ने पलटते हुए शांति से कहा, वो दोनों कपल गए? यस मैम, अमित ने धीरे से जवाब दिया। वैसे अमित, मैंने सुना था तुम्हारी बड़ी बहन की शादी थी। अंकिता ने कहा, हाँ मैम, मैंने आपको भी तो इनविटेशन दिया था, पर आप शायद इंदौर में नहीं थी। पर कोई बात नहीं, आपके लिए आपका काम बहुत ज़रूरी है, पर आप आती तो हमें बहुत अच्छा लगता। अमित ने कहा, सॉरी कि मैं आ नहीं पाई, अगली बार कोशिश करूँगी। वैसे सब अच्छे से हो गया ना? हाँ मैम, सब बहुत अच्छे से हुआ, अमित ने जवाब दिया। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी एक और बहन है, क्या तुम उसकी शादी इसी तरह धूमधाम से नहीं करना चाहते? ये कहते हुए अंकिता ने बिना किसी इमोशन के अमित की तरफ देखा तो अमित थोड़ा घबराते हुए कहता है, नहीं मैम, ऑफ कोर्स मुझे उसकी भी शादी इसी तरह धूमधाम से करनी है। मैम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो क्या है अमित, मुझे लगता है तुम्हें एक लंबी छुट्टी की ज़रूरत है, तभी तो तुम कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की बजाय उनसे बहस कर रहे हो। अंकिता ने अपने उसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, पर मैम, वो दोनों कंटेंट क्रिएटर थे। वो अपने कंटेंट के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर जानबूझकर बहस करते हैं ताकि वो अपना कंटेंट बना सके। इसमें मैम ना तो शेफ़ की गलती है और ना ही मेरी। अमित ने खुलकर अपनी बात रखी। तो अंकिता ने कहा, मुझे पता है वो कंटेंट क्रिएटर थे, इसीलिए हमें ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इनसे बिना कोई खास वजह के बहस करने से बचना चाहिए। अमित, क्या तुम जानते हो कि इंडिया में हमारा ही रेस्टोरेंट नंबर 1 पर क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि शेफ़ अंकिता ठाकरे इस रेस्टोरेंट की ओनर है, बल्कि इसलिए नंबर 1 पर है क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ आकर उन्हें स्वर्ग जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। जो वो खाना चाहते हैं उसे बड़ी अदब और रिस्पेक्टफुली उनके सामने पेश किया जाएगा, उनके दिए हुए टाइम पर, बिना उनसे कोई बहस किए। पर तुम स्वर्गम की इस इमेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जब उस कपल से बात कर रहे थे तो रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोग भी तुम्हें देख रहे थे और कुछ तो फ़ोन निकालकर वीडियो भी बना रहे थे। इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था, पर मेरे रेस्टोरेंट की इमेज पर दाग ज़रूर लग रहा था। वो लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर स्वर्गम पर उंगली उठती, और ये सब तुम्हारी वजह से होता। अगर वो कपल कंटेंट बना रहा था तो तुम क्यों स्वर्गम को उनका कंटेंट बनने दे रहे थे?
वो लोग चाहते थे कि तुम बहस करो और वो तुम्हारे जरिए स्वर्गम पर उंगली उठा सके। तुम जानते हो आज तक स्वर्गम को लेकर कभी भी अच्छी बुरी किसी भी तरह की रूमर्स नहीं फैली हैं, ना ही टेस्ट को लेकर, ना ही स्टाफ के बिहेवियर को लेकर, और ना ही मेरे बारे में कोई गलत रूमर्स फैलें। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे या स्वर्गम को लेकर कभी कोई गलत बात है। अमित, तुम स्वर्गम के मैनेजर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के कस्टमर से किस तरह से पेश आना चाहिए, और अगर फिर से इस तरह के कस्टमर से डील करनी पड़े तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। इस तरह के कस्टमर से इस तरह की डील करनी चाहिए कि ये बिना 1 रुपए लिए हमारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर दें और वो ऐसा कंटेंट बनाए जो हमारे रेस्टोरेंट की इमेज को और बढ़ाए। आई थिंक अमित, अब तुम मेरी बात को समझ गए होगे। ये तुम्हारी पहली गलती थी, पर उम्मीद है दोबारा मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। इसलिए अब जाकर तुम अपना काम कर सकते हो और रेस्टोरेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे ला कर दो। अमित ने सुना और चुपचाप कैबिन से चला गया। आज पहली बार अंकिता ने अमित को इतना सुनाया था। अमित ने अभी कुछ समय पहले ही इस रेस्टोरेंट को ज्वाइन किया था। इससे पहले अमित की जगह पर जो व्यक्ति काम करता था उसे बस इसीलिए अंकिता ने निकाल दिया था क्योंकि वो कस्टमर से काफ़ी रूडली बात करता था। ये थी हमारी कहानी की मेन लीड अंकिता ठाकरे। अब जानते हैं इस कहानी के अगले कैरेक्टर्स को, तो चलिए। उज्जैन के बारे में क्या ही कहना। इसकी खूबसूरती से कोई वंचित तो नहीं। यहाँ के मंदिरों में बजती घंटियों का शोर किसी के भी मन को मनमुग्ध कर ले। शाम होते ही जगमगाते दीपक सबके घर के दरवाजे पर होते। यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है अगर उज्जैन आए हो तो यहाँ हाजिरी ज़रूर लगवाएं। इन्हीं मंदिरों के बीच प्रेम के कई फूल रोज़ खिलते हैं और कई फूल झड़कर अपने पौधों से बिछड़ जाते हैं। पर क्या करे जनाब, इश्क तो इश्क होता है, हमारी मर्जी से थोड़ो ना होता है। जवानी में तो कई आशिकों की कस्में परवान चढ़ती हैं, पर पूरी वही होती हैं जिनका इश्क सच्चा होता है। इन लाखों प्रेम कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी थी जो आज भी अपनी नज़रें टिकाए बैठी थी। ये प्रेम कहानी उज्जैन की गलियों में किसी से छिपी ना थी। बिट्टू और मुन्नी ये नाम उज्जैन का बच्चा बच्चा जानता था, पर अगर कोई नहीं जानता था तो वो थे इन दोनों के घर वाले। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते थे। मुन्नी अपने खानदान की इकलौती लड़की थी। उसके 4 हट्टे कट्टे भाई थे, जिनमें से एक आर्मी में था, एक पुलिस में और एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक और भाई जो फिलहाल तो मुन्नी से 1 साल छोटा था, पर वो अपने पापा के साथ जिम चलाता था। पूरा परिवार अच्छा खासा मजबूत और रुतबे वाला था। पैसों की दूर दूर तक कहीं तंगी नहीं थी। मुन्नी के पापा और भाई दोनों चाहते थे कि मुन्नी भी अपने सपनों की उड़ान भरे, पर मुन्नी के इरादे तो बिट्टू के साथ घर बसाने के थे, ना कि बड़े बड़े सपने देखने के। बिट्टू के पापा संस्कृत के एक विख्यात शिक्षक थे, उज्जैन में बड़े प्रसिद्ध थे, गोपाल चंद्र मुखर्जी। इनके बारे में कहा जाता था कि ये बच्चों से किताबों का रिश्ता जोड़ देते थे। पर बिट्टू का आज तक किताबों से नाता नहीं जोड़ पाए। गोपाल चंद्र मुखर्जी के 2 बेटे थे। एक तो बिट्टू यानी कि बृजेंद्र मुखर्जी, प्यार से कह लो या गाली से, लोग इन्हें बिट्टू ही बोलते थे। वैसे इनके काम ही गाली खाने वाले थे। मुन्नी के प्यार में इन्होंने आखिर किसकी लंका नहीं लगाई। वैसे गोपाल चंद्र मुखर्जी का एक और बेटा था जिसका नाम था महेंद्र मुखर्जी। इन भाई साहब की अभी अभी रेलवे में सरकारी नौकरी लगी थी। कहने को तो बिट्टू बड़ा था, पर बिट्टू की इज्जत घर की मुर्गी दाल बराबर थी। वो पूरा दिन आवारों की तरह घर से बाहर घूमता रहता था। उसके पास ना ही कोई नौकरी थी और ना ही नौकरी करने की कोई इच्छा। जाने किन ख्वाबों में वो हमेशा खोया रहता था। बिट्टू और मुन्नी दोनों के घर आमने सामने ही थे और आज मुन्नी का घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि आज मुन्नी की शादी जो थी। आप सोच रहे होंगे बिट्टू से? अरे नहीं दोस्तों, बिट्टू से नहीं बल्कि मनोज दीक्षित से।
तो दोस्तों, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही कर दिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।